आज की क्लास शुरू होने से पहले मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ। सपोज़ करिए कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपके बगल में कोई एक चिट पाया जाता है या चिट का पूरा बंडल पाया जाता है और जो एग्ज़ाम ले रहे हैं उस टीचर को लगता है कि ये आपका चिट है, ठीक? और उस आधार पे वो आपका जो है कॉपी वो छीन लेते हैं और आपकी जो एग्ज़ाम है वो रद्द कर दिया जाता है। तो ऐसे में आप क्या करिएगा? तो ऐसे सिचुएशन में किस चीज़ का उल्लंघन हुआ? आपके नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन हुआ। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की क्लास है एलएलबी 5th सेमेस्टर के एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ यानी प्रशासनिक विधि की, और टॉपिक है नैसर्गिक न्याय। छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू जब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तो बहुत आसान तरीके से किसी भी टर्मिनोलॉजी को समझ पाते हैं और बाकी के वाद तो हमें रटने ही पड़ते हैं। तो सबसे पहले नैसर्गिक न्याय क्या होता है? बेसिकली ये एक अवधारणा है। किसकी अवधारणा है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की। और इसमें इसको बहुत इंपॉर्टेंट स्थान दिया गया क्योंकि यही नैतिकता और आचार संहिता ही माना जाता है किसी भी विधि के पीछे, और इसी के औचित्य के आधार पर ही न्याय किया ही जाता है। तो ये बेसिकली प्रेरणा देता है पॉजिटिव न्याय को पॉजिटिव रास्ता दिखाने के लिए, ताकि कोई भी मनमानी प्रक्रिया ना हो, अधिकारों का संरक्षण हो सके। और नैसर्गिक न्याय के थ्रू आधुनिक समय में, अभी के समय में परिवर्तन भले हो रहे हैं लेकिन थीम हमारा नैसर्गिक न्याय ही है। अब नैसर्गिक न्याय के दो नियम होते हैं। एक तो कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं बन सकता। इसका मतलब ये है कि जब आपकी कॉपी छीनी गई तो आप खुद डिसीजन नहीं सुना सकते हो, डिसीजन किसी और ने लिया। तो अपने मामले की सुनवाई आप खुद नहीं कर सकते, अपने मामले के न्यायाधीश आप खुद नहीं बन सकते। इस पर एक दो एग्जाम्पल देके आप इस टॉपिक को बढ़ा के लिखना। दूसरा है, कोई भी व्यक्ति बिना सुने दोषी नहीं ठहराया जा सकता। आपकी बात किसी ने सुनी ही नहीं और आपको दोषी ठहरा दिया गया, तो ऐसे में ये क्या हो? नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन हो गया, क्योंकि बिना सुने किसी को, इसीलिए कहते हैं सुनवाई का अधिकार। और जो सुनवाई करेगा वही विनिश्चय भी करेगा। फिर पक्षों को जिरह करने का भी अवसर दिया जाएगा कि आप भी अपना बात रखिए, और अगर आपकी जगह किसी और को पकड़ा जा रहा है कि नहीं ये चिट बगल वाले स्टूडेंट का, तो उसे भी उसको उतना ही अवसर दिया जाएगा अपनी बात रखने का। तो उसी आधार पे ये चार सिद्धांत है, चार नियम है कि कोई भी व्यक्ति अपने मामले में न्यायाधीश नहीं बनेगा, कोई व्यक्ति बिना सुने दोषी नहीं ठहराया जाएगा, जो सुनवाई करेगा वही विनिश्चय करेगा, और पक्षों को जिरह करने का भी अवसर दिया जाएगा। अब इसमें बात क्या होती है कि न्यायाधीश को निष्पक्ष होकर न्याय करना चाहिए, यही इसका थीम है। किसी तरह का पक्षपात नहीं होना चाहिए। जैसे पक्षपात कई तरह के हो सकते हैं। कैसे? पहला होता है आर्थिक पक्षपात की, जो ज़्यादा अमीर है, जिसे ज़्यादा पैसे दिए हैं, उसके पक्ष में डिसीजन देना। दूसरा होता है व्यक्तिगत पक्षपात, जैसे कि कोई विश्वविद्यालय, उसमें एक पोस्ट खाली हुआ है एडॉक टीचर का, लेक्चरर का, और व्यक्तिगत रूप से जो प्रिंसिपल है उन्होंने अपने किसी रिलेटिव को वहाँ पर नियुक्त कर दिया है। तो ये क्या हुआ? नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन हुआ कि जो भी क्वालिफाइड थे, वेल डिजर्विंग थे, उनको ये नहीं मिला। तीसरा है शासकीय पक्षपात। तो जैसे कि कोई मंत्री है और उन्होंने कोई शासन के तौर पे पक्षपात किया कहीं पर, किसी चीज़ में, किसी मामले में। जैसे मान लीजिए बैंकिंग कंपनी का राष्ट्रीयकरण, वो हो गया आर्थिक पक्षपात में। व्यक्तिगत, उस वहाँ जाएंगे व्यक्तिगत पक्षपात, जैसे विश्वविद्यालय के प्रवक्ता के लिए बहनोई को चुना जाना। ये दो एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। इसके बाद वाद लिखना होगा। तो नागेश्वर राय वर्सेस मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम में प्रत्येक व्यक्ति को उसके ऊपर लगाए गए आरोपों की सूचना दी जाए। ऐसे ही डिसीजन नहीं सुनाया जाए। पहले आपके ऊपर जो आरोप लगे उसकी लिस्टिंग की जाएगी, सूचना दी जाएगी, फिर आपको अवसर दिया जाएगा कि आप अपने बचाव में अपने तथ्य भी प्रस्तुत करें और हो सके तो आप साक्षी भी प्रस्तुत करें। इसको बोलते हैं अवसर मिलना। और जो सुनवाई करे वही निर्णय करे। तो पक्ष विपक्ष का आरोप सुनना होगा। सुनवाई जो कर रहा है वो दोनों तरफ के आरोपों को सुनेगा, प्रत्यारोपों को सुनेगा, फिर जो साक्ष्य दिए गए हैं उसको पढ़ेगा, जो अभिलेख दिए गए हैं, जो साक्षी दिए गए, सबको देखना, सुनना, पढ़ना, और फिर डिसाइड होगा। तो बेसिकली ये क्या है? ये पक्षपात ना हो उसके लिए सारी प्रक्रिया रखी गई है। तो पक्ष को प्रति परीक्षण का अवसर मिलना चाहिए। इसमें है पंजाब राज्य बनाम दीवान चुन्नीलाल का आवाज है, जिसमें उप निरीक्षक को बचाव के लिए सफाई पेश करने का मौका दिया जाए, ये बोला गया है। अब होते हैं पक्षपात के प्रकार कितने होते हैं? एक होता है व्यक्तिगत, धन संबंधी, विषय वस्तु संबंधी, विभागीय पक्षपात, और नीति संबंधी पक्षपात। इसको आपको डिटेल में डिफाइन करना है। आप चाहें तो एक एक डे टू डे लाइफ का एग्जांपल देकर इसको डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद भी होता है, जैसे कि विधायी कृत्य में अपवर्जन हो सकता है। कोई आपातकाल है उसमें इसको मतलब इग्नोर किया जा सकता है। कोई लोकहित का मामला है उसमें भी देखा जा सकता है। उसके बाद है अव्यवहारिक परिस्थितियाँ, उसमें देखा जा सकता है। शैक्षणिक मूल्यांकन और अनुशासनात्मक, मतलब जरूरी नहीं है कि जिसने विश्वविद्यालय में जिसने बहनोई को चुना गया लेक्चरर के लिए वो गलत हो सकता है कि शैक्षणिक मूल्यांकन के आधार पर वो बेहतर हो, इसलिए भी चुना गया है। तो ऐसे में अपवर्जन हो सकता है। हो सकता है कि आपातकाल के लिए वही डिसीजन लेना जरूरी था, इसलिए उसका अपवर्जन हो सकता है। हो सकता है कि लोकहित के लिए वही डिसीजन जरूरी था जो रेलवे बोर्ड ने लिया। तो क्या हो गया? ये एग्जाम्पल छोटे छोटे से आप डे टू डे के लाइफ का एग्जाम्पल देकर इसको डिफाइन कर देना। अब क्वेश्चन आता है सुनवाई का नियम। तो सुनवाई कैसे? मैंने बोला ना, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सुनवाई का नियम,
ज़रूरी होता है, दूसरे पक्ष को भी सुनो। तो अंग्रेजी विधि का मुख्य सिद्धांत है कि किसी व्यक्ति को उस समय तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक उसे सफाई देने का अवसर ना दिया गया हो। और नैसर्गिक न्याय भी यही अपेक्षा करता है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दंड ना मिले। तो ये सिद्धांत क्या करता है, न्यायिक भी है, अर्धन्यायिक भी है, प्रशासनिक भी है, सभी कार्रवाई इसमें लागू होगी और कोई भी आदेश किसी नागरिक के अधिकार को प्रभावित नहीं कर सकता है। अब इसमें भारत संघ बनाम टी.आर. वर्मा का केस है कि नैसर्गिक न्याय के नियम की जरूरत है कि एक पक्षकार को अवसर जरूर दिया जाए। अब सुनवाई के तत्व क्या होते हैं? तो सुनवाई के तत्व पहला है सूचना। सूचना में क्या होता है? सूचना नोटिस के द्वारा दिया जा सकता है, प्रकाशन के द्वारा दिया जा सकता है, विज्ञप्ति के द्वारा दिया जा सकता है। तो किसी के विरुद्ध कार्रवाई करने से पूर्व आप उसका सूचना दे दो, नोटिस दे दो, उसका आधार बताओ। जैसे संपत्ति का किसी का अधिग्रहण करो तो अचानक से जाके संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकते, संपत्ति का पूरा विशेष ब्यौरा देना होगा, क्यों अधिग्रहण किया जा रहा है, और तब उस पर सुनवाई का अधिकार होगा उस पर। जैसे कि यूपी बोर्ड बनाम घनश्याम दास का केस है कि एक विद्यार्थी परीक्षा के समय नकल करते हुए पकड़ा गया और इसमें विद्यार्थी को नोटिस नहीं दिया गया और उसको परीक्षा रद्द कर दी गई, उसका रिजल्ट रद्द कर दिया गया। तो फिर न्यायालय ने निर्णय दिया कि इसमें नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन हुआ क्योंकि उसे बिना नोटिस दिए ही, बिना सूचना दिए उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उसका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। दूसरा है सुनवाई का अवसर जो है वो प्रतिवाद को भी अवसर देता है, मतलब दूसरे पक्ष को भी अवसर का सिद्धांत देता है। कुछ मामलों में सुनवाई का अवसर नहीं दिया जा सकता है हालांकि, लेकिन कार्य नीतिगत अगर हो और त्वरित कार्रवाई में अगर बाधा होगी तो सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाएगा, लेकिन बाकी मामलों में सुनवाई का अवसर दिया जाए। इसमें केस है महामाया हायर सेकेंडरी स्कूल वर्सेस छत्तीसगढ़ राज्य। इसमें परीक्षा में लोगों ना सारे स्टूडेंट सामूहिक रूप से नकल कर रहे थे, इसलिए पूरा ही परीक्षा फल को निरस्त कर दिया गया था क्योंकि इससे क्या हो रहा था, ये कार्य नीतिगत नहीं था। अब है नैसर्गिक न्याय के नियमों के अपवाद क्या है। तो नियमों को लागू नहीं किया जाता कुछ मामलों में, लेकिन विधायी कार्यों में अपवर्जन हो सकता है, आपात में हो सकता है, लोकहित में हो सकता है, शैक्षणिक में हो सकता है और अनुशासनिक कार्रवाई में इसका अपवर्जन किया जा सकता है। कंक्लूड करेंगे हम इसमें एक वाद लिख करके, रवि एस नायक बनाम भारत संघ का वाद। वाद का नाम ना भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं, थीम पता होना चाहिए कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत प्रशासनिक विधि में महत्वपूर्ण स्थान बना चुके हैं, यानी कि नैसर्गिक न्याय जो है वो प्रशासनिक विधि का एक अहम हिस्सा बन चुका है। इस तरह से आप इसको कंक्लूड कर दोगे। अब आपको ये क्वेश्चन अगर इंटरेस्टिंग लगा हो तो इस नीचे कमेंट सेक्शन में यस करके जरूर बताइएगा। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से जुड़े जो भी क्वेश्चन आपके होंगे लिस्ट में, उस सारे क्लासेस मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे अपलोडेड है, उसको जाके जरूर देखिएगा। इवन एलएलबी के सेमेस्टर वाइज क्लासेस कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उसको जाके प्लेलिस्ट में जरूर देखिए। और अगर क्लासेस अच्छी लगे तो सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सारी क्लासेस की अपडेट्स हमेशा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए।